जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जीएस में जो बहुत ज्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। मतलब 100% आपके मार्क्स उसमें जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गए होंगे क्या होते हैं। वो जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे कभी भी। 100% श्योरिटी के साथ ये आपको रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। मेथड थोड़ा सा मेहनत करने वाले बच्चों के लिए है, जिन लोगों को जेन्युइनली जॉब चाहिए। ठीक है, अब वो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना आप मतलब कितना हार्डवर्क आप इसमें कर सकते हो। मेथड बहुत आपने कॉमन है, बहुत आपने सुना होगा यूट्यूब के ऊपर एक्टिव रिकॉल का। ठीक है, अब लोग पता नहीं कैसे फैंसी तरीके से बताते हैं, मैं आपका हूँ भाई और मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई फैंसी चीज नहीं है, ये एक रिफाइंड नाम दे दिया इसका एक। ठीक है, होता क्या था, हम लोग बचपन में क्वेश्चन आंसर ऐसे पढ़ते थे। क्वेश्चन लिखा रहता था कॉपी में, आंसर लिखा रहता था। हम लोग आंसर को अपने हाथ से ढक लेते थे और क्वेश्चन को पढ़ते थे और रिवाइज करते थे, मतलब रिकॉल करते थे क्या इसका आंसर क्या होगा। जिस जगह पर भूलते थे हम लोग अपना हाथ हटा के देख लेते थे कि हाँ इसका आंसर ये मेथड इतना ज्यादा हेल्पफुल है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो आप जानते होंगे, आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, तमाम तरह के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी जो कराता है, सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मेथड है। इसमें करना क्या होता है पहले हम लोग वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे एमटीएस में कैसे आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। अब आखिरी का एक महीना बचा है, लगभग 15 के बाद ये एग्जाम स्टार्ट होगा, मतलब आफ्टर 15 दिसंबर। तो अब एक महीने का समय है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि अब कुछ नया मत पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना, तो ये बेमानी होगी, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन यूट्यूब पे लोग बोल देते हैं ना कि आखिरी का एक महीना कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ रिवाइज करो। ऐसा नहीं होता। जमीनी हकीकत कुछ और है। जो बच्चा एस्पिरेंट तैयारी करता है उसको मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा ही रहता है। अभी जैसे 10+2 सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ वहां से इनपुट आएगा, और अभी जैसे सीपीयू का होगा, जेई वगैरह हो, तो कुछ चीजें वहां से भी देखने को मिलेंगी। तो कांस्टेंट लर्निंग चलती रहती है। तो मैं आपसे इतना बोलूंगा कि लर्निंग करते रहो, पढ़ते रहो, बट रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखो लास्ट के महीनों में। ये नहीं कि एब्सोल्युटली छोड़ दो पढ़ना। ठीक है, अब मान लो जो बच्चे हैं, जिनसे बोल दो कि बिल्कुल नया कुछ भी नहीं पढ़ना, नया पढ़ना अब तो खतरा है अपने आप में, तो बेचारे बच्चे डर जाएंगे यार, जिसका मान लो कोई सब्जेक्ट कवर नहीं है। बिल्कुल चिल रहो, आराम से हो जाएगा। चिल रहना बहुत जरूरी है। लास्ट के 1 मंथ इज टाइम फॉर चिलिंग। मतलब चिलिंग इन द सेंस नहीं कि आप बैठे हो आराम से, मेंटली लेवल पे चिल रहना, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसमें अलग से बात करूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं एक्टिव रिकॉल के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। ठीक है, आर्टिकल 368 बोलता है कि संविधान में संशोधन जो होगा उसके बारे में पूरी प्रक्रिया बता रखी है, सब चीजें बता रखी है। वो हम लोग निटिग्रिटीज में नहीं जा रहे, हम लोग पहले मेथड समझते हैं। ऐसे मान लो इस चैप्टर में मैं मान के चलता हूँ 12 क्वेश्चन हमने बनाए, चैप्टर को देखा हमने, 12 क्वेश्चन बनाए। अभी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आपको टाइप नहीं करने, मैं उसका शॉर्टकट बता दूंगा अभी। ठीक है, मान लो ऐसे 12 क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा, मैं अपने मन में इसका आंसर सोचूंगा कि इसमें जैसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्ट होता है पार्लियामेंट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कंसिडर करा जाएगा। क्योंकि हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाता, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको बोला जाता है कि 2/3 की मेजोरिटी होगी तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगोगे। जो ऑर्डिनरी जो सिंपल अमेंडमेंट हो जाता है कि मतलब 50% लोग अगर वोट पास कर दें तो एक बिल पास हो जाएगा, वो नहीं होते। जितने भी बिल पास होते हैं संविधान संसद में, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन में दिमाग में रिकॉल करूंगा, रिकॉल समझते हो, दिमाग में सोचूंगा, और मैं जिस जगह फंस जाऊंगा तो इस क्वेश्चन में टिक मार दूंगा कि मैं इसमें फंस गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा मैंने, इसको सोच लिया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से एक्ट थे इसके रिलेटेड। ठीक है, फिर थर्ड देखूंगा, फोर्थ देखूंगा, फिर मैं फिफ्थ में फंस गया, फिर सिक्स का आंसर मन में सोचूंगा कि हाँ ठीक है मन में सोचूंगा। ऐसे करते करते दो क्वेश्चन मुझे समझ आए कि इस पूरे चैप्टर में ये दो चीजें जो मेरी तैयार नहीं है। आप समझ पाए इस प्रोसेस को क्या है। ये दो चीजें जो मेरी प्रिपेयर नहीं है, बस मुझे यही चीज रिवाइज करनी, बाकी सब तो मेरा हो गया। ठीक है, अब ये काम मैं एक बार करूंगा, एग्जाम से पहले 2 बार और कर लूंगा, तो 3 बार टोटल हो गया। मैं समझ गया कि मेरा सब कुछ इसमें प्रिपेयर है। अगर मान लो किसी चीज में बार बार मैं फंस रहा हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ केवल यहाँ पर इशू है। इसको एक बार ट्राई करके देखना यार। मतलब मैं बहुत ही सीरियसली आपसे बोल रहा हूँ, ट्राई करके जो भी है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरमेंट जो भी है, सब में इस चीज को ट्राई करके देखना। अब आप बोलोगे ट्राई करने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, जो चीज यहाँ लिखी हुई ना ये तो होना चाहिए ना। तो ये कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ये तो सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, तो ये तो मिल जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि इन्होंने भी शायद एमएनयू गहलोत सर का ले रखा है, तो ये तो मिल जाता है कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग इसी मेथड से रिवाइज करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने हैंडराइटिंग में, आपको अपनी गंदी हैंडराइटिंग में खुद से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है, तो आपको इतना लिखना है कि मान लो आप ऐसे लिख दोगे, इसमें लिख देता हूँ ना, आपने मेरे नोट्स में देखा होगा कि रिकॉल ऑल एफ आर, ऑल भी मत लिखो, सिर्फ एफ आर लिख दो। एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट, रिकॉल मतलब ये। ठीक है, अब इसमें भी आप ये भी, आप मान लो कुछ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप ऐसे रिकॉल करोगे, रिकॉल मत लिखो बार बार, आप लोग आर ही लिखो शॉर्ट में। आप तो जानते हो ना मतलब इसका रिकॉल है, दूसरों को नहीं दिखाना, आपको खुद को समझना है। ठीक है, आपने आर ही लिख दिया, गोला मार दिया। अब आपको क्या रिकॉल करना है, आपको ये रिकॉल करना है कि जो इंडियन के सिटीजन्स हैं उनको कौन से फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, और जो बाहर के लोग हैं, जो लोग बोलो एलियंस हैं, एलियंस बोला जाता है ना। ठीक है, तो एलियंस को कौन से राइट्स मिले और कौन से सिटीजन को मिले हुए हैं। तो
ये चीज आपको देखना है, ठीक है। जैसे राइट टू अपॉर्चुनिटी है, ये आपको सिर्फ हम लोगों को मिले हुए हैं, बाहर के लोगों को नहीं मिले हुए। मान लो यूएसए से कोई बंदा आ जाए, उसको नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी का अधिकार, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में जो जो भी बराबरी का अधिकार है सब उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं डबल जो पार्टी, मतलब एक आदमी को 2 बार सजा नहीं दी सकती, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो बाहर का हो, तो ये दोनों लोग को मिला हुआ है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 ये दोनों को मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के नागरिक को मिलेगा, बाहर के नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो, ऐसे लिखना है टॉपिक वाइज, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। आप इस सब चीज को जब अपने A4 साइज शीट में लिख लो, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप लोग अपने मतलब सिस्टम पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी पे भी टाइप कर सकते हो इस फॉर्मेट में। अब मेरे पास समय रहेगा, अब मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि वादा करता हूँ तो मैं निभाता हूँ। वादा मैं अभी कर नहीं सकता बिकॉज बहुत समय मेरे पास कम है। मेरे को अभी वोकैब वाली पीडीएफ भी प्रिपेयर करनी है आप लोगों के लिए, जो कि आज 50% हो ही चुकी है। नीतू सिंह वाली सब कुछ कंपाइल करके मैं एक ही पीडीएफ में दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा वो सुपर फाइनल वाली। और उसके अलावा कुछ नोट्स मुझे आपको शेयर करने हैं बिल्कुल, और वैसे क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में पिनाकल से। उसके अलावा तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट अफेयर वाली, उसकी मैं एक मैजिकल पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा, वो भी मुझे टाइप करनी है। मतलब नोट्स में कर भी रहा हूँ, विजन आई की पीडीएफ पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर रिवाइज का मतलब उसको प्रूफ रीडिंग करनी, देन आई हैव टू टाइप। तो चैलेंज है मेरे पास, लेकिन ये काम आप खुद कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कि इस फॉर्मेट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और भी समझा देता हूँ मैं, चलो नीचे चलते हैं हम लोग, इसमें और एग्जांपल्स भी गिवन है, काफी लंबी पीडीएफ है। इससे वैसे होगा नहीं, देने को मैं यही दे देता, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं, इतने डीप में क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे कि ये सब क्वेश्चन आते नहीं है ना, इसलिए मैं आपको पीडीएफ ही देता, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना समय भी नहीं पढ़ने का, इसी को पढ़ते पढ़ते 1 महीना लग जाएगा आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल अपने मन से सोच के बताता हूँ, चलो मैं आपको ज्योग्राफी का फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी में हम लोग जैसे कोपन क्लाइमेट स्कीम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम लोग A B C D ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सब पार्ट्स करेंगे, या फिर वेजिटेशन वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, वेजिटेशन वाला। तो वेजिटेशन में मैं ये सोचूंगा कि जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल आ गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है। तो हैंडराइटिंग समझ जाना, ठीक है। तो मैं इसमें क्या आता है एग्जाम में, अक्सर क्या पूछा था कि इसमें कौन कौन से पेड़ फॉल करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस में टीक वगैरह आ जाएगा, एवरग्रीन में नीम आ जाएगा, और ऐसे हम लोग माउंटेन में चले जाएंगे तो वो आ गया, देवदार हो गए, सब पौधे आ जाते हैं, चीड़ वगैरह। तो ये आप शॉर्ट में लिखो, दिमाग में रिकॉल करो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आंसर नहीं लिखने, क्वेश्चन लिखने। अब उसको कैसे लिख सकते हो, गंदी हैंडराइटिंग में लिखो, छोटा मोटा कुछ भी हिंट विंट करके लिखो, फिर रिकॉल करो, रादर देन रिवाइजिंग योर नोट्स डायरेक्टली। ये इनडायरेक्ट रिवीजन करो। जिस जगह फंस जाओ, मान लो कि आपको नहीं याद आ रहा कि बी टाइप BCH ये किसका है, ठीक है, मतलब ये कहाँ राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो उधर जाओ, फिर आप उसको रिवाइज करो, रादर देन कि आप उसमें बार बार पढ़े जा रहे हो। पढ़ने से फिर वो एक कथा की तरह पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। मैंने बहुत सारे मेल ऐसे भी पढ़े हैं, मेल और कमेंट्स आते रहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, रिवीजन मन नहीं लगता। इस मेथड को यूज करो, थोड़ा बोरिंग है बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें और आपको कुछ, अब आई डोंट थिंक कि क्लैरिफिकेशन ज्यादा चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। स्टिल कोई चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लूंगा। बाकी ये मेथड है, आप इसको यूज करके देखो एक बार, 2-3 बार आप लोग यूज करके देखो। जो सब्जेक्ट में आप ज्यादा फंस रहे हो, जिसमें आपके नंबर ज्यादा कट रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी है, या फिर इकोनॉमी में ज्यादा नंबर कटते हैं बच्चों के, और तो एंशिएंट मेडिवल वाला जैसे पार्ट है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एंशिएंट मेडिवल का। इसमें क्या रहता है ना कि हमें क्या क्या चीजें रिकॉल करनी है, तो आप सिंपली डायनेस्टी लिख लो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, मान लो उनके उसके दौरान हुई, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान हुई, किसी डायनेस्टी के दौरान, या फाउंडर वगैरह है, तो आप सिंपली आपने मान लो नाम लिख लिया कि विजयनगर है, ठीक है। अब हमने हमने विजयनगर लिख दिया शॉर्ट में, अब उसको फाउंडर रिकॉल करना है, तो रिकॉल करो देखकर। उस इस मेथड से आप लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और क्रोनोलॉजी जैसे हो गई एंशिएंट मेडिवल में, उसको भी रिकॉल कर सकते हो इसी फॉर्मेट में। क्रोनोलॉजी आप दिमाग में सोच रहे हो अपने, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो रादर देन आप उनके ऑथर लिखने के बजाय डायरेक्टली बुक के नाम लिख लो, ठीक है। बुक के नाम लिखिए आपने, फिर ऑथर मन में सोचो, जो होते जाए उसको काटते जाओ। ये मेथड आप यूज कर सकते हो, और जो मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई इससे। इसी चीजें मेरे दिमाग में, चाहे मैं रिवीजन करूँ ना करूँ, चीजें रहती हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कितना एब्सोल्यूट नॉलेज रहती है, बिकॉज जिस एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन करता था, वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं चाहिए थी, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम्स में एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं चाहिए आपको, वहाँ आपको थोड़ी मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए, उतनी नहीं चाहिए। एमटीएस वगैरह में बहुत एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए होती है। तो अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपको टाइप करके चीजें दे दूंगा, बट मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। आप इसको करके देखना, और आपको कोई इसमें स्पेसिफिक डिटेल ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मेथड बहुत अच्छा है, और काफी आजमाया हुआ मेथड, बहुत से लोग यूज करते भी होंगे, कोई नई चीज भी नहीं है इसमें। एक्टिव रिकॉल, पैसिव रिकॉल थोड़ा सा मुझे मतलब फैक्चुअल में समझ कम आता है, मतलब मुझे समझ कम आता से मतलब ये कि मुझे उतना कारगर साबित होता नजर नहीं आता है। आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो, बट एक्टिव रिकॉल इज मच 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 बेटर, जहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए रहते हैं। और एक्टिव रिकॉल अगर मान लो आपको आंसर राइटिंग में करनी है, क्वेश्चन गिवन है, आपको आंसर लिखना है, वहां पर भी एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन एग्जाम एमटीएस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल इसलिए होता है बिकॉज 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एंड नाउ इफ यू आर रिकॉलिंग, देन आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो फिर आप आराम से टिक कर दोगे, और फिर वहां बहुत हाई एक्यूरेसी हो जाती है। ये इसकी पूरी ट्रिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और कुछ और आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना।
और रिप्लाई कर पाने का मेरे पास समय रहता है, जैसा मैं अकॉर्डिंगली कर देता हूँ रिप्लाई। मेल्स वगैरह का मैं पुराने रिप्लाई कर रहा हूँ बच्चों के। और बस यही था, और कोई डाउट वगैरह हो तो उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। डेली कोशिश करूँगा मैं वीडियो लाता रहूँ, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी कंटिन्यूटी, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ सुन के भी उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो इट्स फाइन, अच्छा है। बस आप लोग पढ़ते रहो, बाकी 1 महीने का समय यही है, कर गुजरने का कुछ समय है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, और ऐसे मोमेंट में बीमार होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।